बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश मिडिल क्लास बजट से आज की। जी हाँ, मिडिल क्लास करीब 45 करोड़ के आसपास का इंडियन मिडिल क्लास है जिसकी बजट से बहुत उम्मीदें रहती हैं, और वो इसलिए क्योंकि ये मिडिल क्लास टैक्स भी पे करता है और महंगाई से भी परेशान रहता है। तो ऐसी बहुत सारे रीज़न हैं कि मिडिल क्लास को बजट का काफ़ी इंतज़ार रहता है। और अब बहुत सारी बातें हैं जो बजट के बाद ही पता चलेगी, लेकिन उम्मीदें तो लगाई जा सकती हैं कि भाई बजट से 10 तरह की राहत हमें मिल सकती है। इन दिनों ट्रेडिंग को लेकर भी काफ़ी बातें हो रही हैं, खासतौर पे एफएनओ ट्रेडिंग को लेकर इकोनॉमिक सर्वे में भी काफ़ी कमेंट्स आए हैं। क्या वहाँ पर कुछ हो सकता है? बड़ी सुगबुगाहट है उस चीज़ को लेकर, या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को लेकर कुछ बदलाव आ सकते हैं क्या? तो ये सब वो बातें हैं जो मिडिल क्लास के अलग अलग लोगों से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या टैक्स में हमें कोई राहत मिलेगी? चलिए, उम्मीद तो करते हैं कि मिले, लेकिन क्या होगा, वित्त मंत्री के मन में क्या है और उनके दिल में क्या चल रहा है, कागज़ पर उनके लिए कितना आसान या मुश्किल होगा, ये सब कुछ सारी चर्चा आज करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं केसीसी ग्रुप के फाउंडर और टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब और आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड के डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। तो पहले आप दोनों से ही सवाल यही रहेगा। अजीज साहब, मैं आपसे शुरू कर देता हूँ क्योंकि आप यहीं मौजूद हैं। एक आम टैक्स पेयर की, मिडिल क्लास टैक्स पेयर की उम्मीद क्या रहती है बजट से? क्या देखना चाहता है वो? देखिए, जैसे आपने कहा, एक मिडिल क्लास के लिए एक बड़ी उम्मीद रहती है बजट से। मेरे हिसाब से उनकी जो डिडक्शंस होंगी, स्टैंडर्ड डिडक्शंस, वो ज़रूर उसमें तवज्जो देना चाहिए। सेक्शन 80C जो एमएनडी नहीं हुआ, उसमें रियायत और थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, ये उम्मीद होगी। अगर आप बोलें कैपिटल गेन टैक्स जो इक्विटी से लागू किया गया था 2018 में, 1 लाख की एग्जेम्पशन थी, वो 1 लाख की एग्जेम्पशन 2018 में भी 1 लाख थी और आज भी 1 लाख है। 6 साल हो गए और इक्विटी मार्केट्स में काफ़ी रैली भी आई है, तो वो 1 लाख को रिकंसिडर करने की एक उम्मीद होती है कि भाई हर 6-7 साल में एटलीस्ट इन्फ्लेशन जितनी की ये लिमिट्स बढ़े। तो ये 3 उम्मीदें होनी चाहिए एक प्रैग्मेटिक मिडिल क्लास इन्वेस्टर एंड अर्नर से, मेरी ये मानना है। ठीक है शरद साहब, क्या उम्मीद लगाई जाए टैक्स के मोर्चे पर खास तौर पे? विपिन, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। और मिडिल क्लास की ये उम्मीद हर साल धरी की धरी रह जाती है। अभी फिरोज ने बात करी, ओल्ड रजीम के साथ थोड़ा सा मुझे लगता है कि सौतेला व्यवहार हो रहा है। इसलिए अब तो मैं बड़े यकीन के साथ ये कह सकता हूँ, क्योंकि 2020 में जब न्यू रजीम लाई गई थी तो उस टाइम वित्त मंत्री महोदया का कहना था कि भाई हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं और न्यू रजीम आपके पास एक चॉइस हो गई। पर इसको जो प्रोविजंस है ओल्ड रजीम के, वो 2014 से वैसे के वैसे खड़े हुए हैं। एटीसी का जिक्र किया, 1.5 लाख रुपए का एटीसी आजकल वैसे का वैसा खड़ा। और अब मैं क्यों इसको यकीन से कह रहा हूं, ये ध्यान दीजिएगा विपिन जी, क्योंकि 4 साल में जो टोटल टैक्स पेयर्स में से 75% लोग ही केवल न्यू रजीम ओल्ड रजीम में हैं और 25% लोग केवल न्यू रजीम में आए। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि लोगों को आज भी ओल्ड रजीम से प्यार है। प्यार क्या है? ये अर्थमेटिक है, क्योंकि 15 लाख से नीचे जब आपकी इनकम रहती है तो आपको ओल्ड रजीम फायदेमंद रहती है। क्यों रहती है? उसका भी हर एक चीज का जवाब है। किसी ने 15 साल का इंश्योरेंस ले रखा है, किसी ने 15 साल का पीपीएफ खुलवा रखा है, हर साल उसमें जमा कराता है, किसी ने हाउसिंग लोन ले रखा है 15-15, 20-20 साल का। तो उनकी जो इनकम है वो उसी हिसाब से उन्होंने प्लानिंग की हुई है। और मैं समझता हूं किसी भी टैक्स पेयर को लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना एक अच्छी बात है, सेविंग्स करना एक अच्छी बात है। तो ओल्ड रजीम को अगर आप अभी हटाना नहीं चाहते हैं तो कम से कम उसको समय समय पर अपडेट होना चाहिए। हालांकि वित्त मंत्री महोदया चाहती हैं कि लोग न्यू रजीम में आए, पर न्यू रजीम में वो 75% लोग नहीं आए। 4 साल काफी होते हैं, मैं समझता हूं, एक आदमी को माइंड मेकअप करने के लिए कि भाई आप ओल्ड रजीम में आना चाहते, आप न्यू रजीम में आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते। और एक इंटरेस्टिंग डेटा विपिन, 8 करोड़ 18 लाख रिटर्न्स फाइल हुई पिछले साल, 8 करोड़ 18 लाख, जिसमें से जो असल में टैक्स पेयर्स थे वो कुल 2 करोड़ से भी नीचे हैं। अब ये क्या बताता है आपको? ये बताता है कि 6 करोड़ 18 लाख से ऊपर के टैक्स पेयर्स खाली रिटर्न फाइल कर रहे हैं, वो टैक्स नहीं दे रहे हैं। तो कम से कम जो लोग टैक्स दे रहे हैं, मैं बड़ी बात कह रहा हूं विपिन, कि जो लोग टैक्स दे रहे हैं कम से कम उनको कुछ इंसेंटिव मिलना चाहिए, उनको कुछ ना कुछ राहत मिलनी चाहिए। और टिपिकली देखा गया है ग्लोबली विपिन कि जैसे जैसे आप टैक्स के रेस घटाते हैं वैसे वैसे टैक्स कलेक्शन बढ़ता है, टैक्स पेयर्स बेस भी बढ़ता है। ये एक शॉर्ट टर्म थिंकिंग है हमारी कि
अगर हम टैक्स के रेट्स घटा देंगे, हम बेसिक स्लैब को, जो 2.5 लाख का स्लैब है, 3 लाख का स्लैब है, ठीक है, अरे तो आपको मैथमेटिकली दिखेंगे कुछ टैक्स पेयर्स घटते हो, पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे कि आपका टैक्स पेयर्स बेस बढ़ेगा। जितना आप सिंप्लीफाई करेंगे, टैक्स रेट्स को कम रखेंगे, वो टैक्स पेयर्स की गिनती बढ़ती जाती है। अब एटीसी की बात करी फिरोज ने, एटीसी में ऐसा लगता है 10 बाई 10 के कमरे में 25-30 लोग रहते हैं, उसमें सब चीज उसी के अंदर, और लिमिट उसकी कुल 1.5 लाख है। तो मुझे लगता है कि इसको, हाउसिंग लोन एक ऐसी चीज है, हम हर सर पर छत का हमने एक नारा दिया हुआ है, तो हर सर पर छत आप चाहते हैं। और प्रॉपर्टी प्राइसेस आप जानते हैं कहां पहुंच चुकी है पिछले 10 साल में, पर वो 2 लाख रुपए पे वो फ्रीज हुआ है, वहीं पर 2 लाख रुपए, हालांकि वो थोड़ी बाद में रिवाइज करी गई थी, पर वो 2 लाख पे खड़ी हुई है। तो मुझे लग रहा है कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि बुनियादी हैं, इसको हमें खाली टैक्स के एंगल से नहीं देखना चाहिए, पर अगर टैक्स के हवाले से, टैक्स के जरिए से अगर उसमें बढ़ोतरी होती है, अगर आप कंजम्पशन देश की बढ़ा देते हैं, टैक्स, अब देखिए जो इंडस्ट्री एसोसिएशन थी विपिन, उन्होंने पहली बार जाके कहा कि साहब मिडिल क्लास के आप टैक्स रेट्स घटाइए। अब लोगों ने सोचा कि भाई इंडस्ट्री एसोसिएशन का, मिडिल क्लास का, उनका उसमें अपना फायदा दिख रहा था कि आप लोगों की जेब में पैसा रहेगा तो लोग खर्च करेंगे या सेव करेंगे, दो ही काम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर लोग खर्च कर रहे हैं तो उससे कंजम्पशन बढ़ती है, कंजम्पशन बढ़ने से आपकी ग्रोथ रफ्तार पकड़ती है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वैसे ही स्लो डाउन हो चुका है और जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही हैं। तो देखिए सारी चीजें इकोनॉमी में इंटर रिलेटेड हैं। तो कहीं आप ये सोचें कि टैक्स से इसका क्या लेना देना है, तो कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन विपिन जरूर बनता है। और मिडिल क्लास 60-70 करोड़ की हो चुकी है। दो हिस्से हैं मिडिल क्लास के विपिन, एक मिडिल क्लास वो है जो टैक्स देती है, एक मिडिल क्लास, बड़ी मिडिल क्लास वो है जो टैक्स नहीं देती है। तो मुझे लगता है कि अगर परिवारों की बात करें, 40 करोड़ परिवार के लोग अगर टैक्स रिटर्न, टैक्स फाइलिंग प्रोसेस से जुड़े हुए हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो उस मिडिल क्लास को भला क्यों ना इस बजट से उम्मीद रहे और क्यों ना हर वक्त रहे। जी बिल्कुल बिल्कुल। और इस बार बातें तो हो रही हैं, देखिए उम्मीदें जताई जा रही हैं कि टैक्स स्लैब में बदलाव हो सकते हैं, राहत मिल सकती है, उस पर और डिटेल में आपके साथ जाएंगे। लेकिन फिरोज साहब, एक जो बड़ी चीज़ जिसकी नज़र सब पर जिसकी नज़र है और ख़ासतौर पे मार्केट को बहुत वो फोकस कर रहा है, वो एफएनओ है। लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, एसीबी चीफ की तरफ से आया इकोनॉमिक सर्वे में उसका जिक्र है कि एफएनओ में जिस तरीके से रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ गया है वो चिंता का विषय है। क्या यहाँ पर टैक्सेशन की कोई मार पड़ सकती है? विपिन जी, मेरे हिसाब से, मैं एक इवेंट में था फ्राइडे को जहाँ चेयरपर्सन भी थी एसीबी की, वो कह रही हैं कि माइक्रो से ये प्रॉब्लम मैक्रो हो चुकी है। मैक्रो इसीलिए हो चुकी है क्योंकि रिटेल जो पार्टिसिपेशन हो रहा है वो एफएनओ में काफ़ी बड़ा है और उसमें लॉसेस काफ़ी 90-95% हमने देखा ही होगा कि 90-95% लॉस करते हैं। वो लॉस करना जाहिर सी बात है, बट बहुत सारे और नॉन अप्रूव्ड पीएमएस काइंड ऑफ प्रोवाइडर्स काफ़ी सारे पैदा हो गए, जो लॉगिन आईडी ले लेते हैं और उस पर भी मैनेजमेंट काफ़ी चल रही है। ये चेयरपर्सन की कहना था कि इल्लीगल पीएमएस एक्टिविटी बहुत चल रही है। तो इसको अगर हमें एक फॉर्मेट में डालना है, इसीलिए उन्होंने एक नया प्लेटफॉर्म का भी इजाद करने की बात की है। तो मेरे हिसाब से टैक्स चेंज तो रेलेवेंट ही नहीं है, क्योंकि अगर पैसा बन ही नहीं रहा तो टैक्स से कैसा कोई डिमोटिवेट हो जाएगा। पैसा बन रहा हो और आप उसको रोकना चाहें तो टैक्स बढ़ाए, नुकसान ही कर रहा है तो टैक्स बढ़ा के तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका तो टैक्स की लायबिलिटी नहीं होगी। तो आई थिंक अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना है कि रिटेल अपने सटोरिया माइंडसेट में आ गया है, डेरिवेटिव रख के कसिनो माइंडसेट में आ गया है, उसको अगर आपको अवॉइड करना है तो टैक्स इज नॉट द राइट रूल। उसको अपनी जो चाह है उसको जाहिर करने के लिए एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म देने की जरूरत है। उस पे भी सेबी ने डेफिनेटली बोला कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म लाएंगे जो म्यूचुअल फंड और पीएमएस के बीच में हो और 10 लाख की इन्वेस्टमेंट्स हो, और उसमें हम बहुत लिबरल रेगुलेशन रखेंगे। जैसे म्यूचुअल फंड में डेरिवेटिव की जो यूसेज है वो काफी सीमित है, पीएमएस में भी सिर्फ हेजिंग और आर्बिट्राज के लिए यूज कर सकता है। तो ये जो नया प्लेटफॉर्म क्रिएट होगा, उसको लोग एसेट क्लास कह रहे हैं, मेरे हिसाब से वो एसेट क्लास नहीं है, प्लेटफॉर्म है। वो प्लेटफॉर्म एक इंसान को एक वेंट करने का जरिया मिलेगा। टू आंसर योर पॉइंटेड क्वेश्चन, आई डोंट थिंक टैक्स विल चेंज। तो हेज फंड्स पे टैक्स लग सकता है एफएनओ में? देखिए, आज हेज फंड्स की कोई रेगुलेशन, मतलब आज कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है। देखो, म्यूचुअल फंड में आप सिर्फ पुट्स एंड कॉल्स खरीद सकते हैं, ऑप्शंस बेच इजीली नहीं सकते। ऑफ कोर्स कवर्ड कॉल्स करते हैं, जैसे पराग पारेख का जो लार्ज कैप फंड है उसमें आपने देखा होगा कि लोग कॉल्स बेचते हैं। सो टू आंसर द पॉइंटेड क्वेश्चन, म्यूचुअल फंड में डेरिवेटिव यूसेज ना के बराबर है। पीएमएस में भी हेजिंग और आर्बिट्राज के लिए ही परमिशन दी गई है,
और AIF में भी 2 टाइम की लेवरेज की लिमिट है। तो ये जो नया प्लेटफॉर्म होगा वो हेज फंड के मुकाबले कंपैरेबल होगा ग्लोबल हेज फंड में, जिसमें लेवरेज लिमिट ज्यादा होंगी, पुट्स बेचने की, कॉल्स बेचने की क्षमता ज्यादा होगी। तो आई थिंक दैट विल बी मोर, एंड टिकट साइजेस जरूर F&O की बदल सकती हैं, बट वो बजट का मामला नहीं है, वो आई थिंक सेबी का मामला है। आई थिंक टिकट साइजेस बदल सकते हैं। तो शरद साहब, आपसे भी एक छोटा सा कमेंट इस मामले पर। तो फिरोज ने बहुत अच्छी तरह से समझा दिया हालांकि, लेकिन आज इकोनॉमिक सर्वे में इस चीज का इतना ज्यादा जिक्र, क्या किसी तरह का कोई इंडिकेशन है कल के लिए? भले ही ऐसे सीधे सीधे टैक्सेशन ना आए, कोई और अनाउंसमेंट आ जाए? मुझे लगता है विपिन के पहले हम शिकायत करते थे कि हमारी, मुझे याद है कुछ साल पहले आप ही के चैनल पे मैं था, 120 करोड़ पॉपुलेशन है, कुल 2-3 करोड़ डीमैट अकाउंट है। आज हमारे डीमैट अकाउंट 15 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। अब हम ये शिकायत कर रहे हैं कि क्यों ज्यादा लोग जुड़ गए। अरे भाई, F&O के थ्रू आए, तो मैं समझता हूं एक ह्यूमन माइंडसेट, अगर आपने मान लीजिए 10 में से 9 लोग लॉस कर भी रहे हैं, तो क्या वो लॉस करते ही जाएंगे? इसका जवाब है ना, क्योंकि जब वो लॉस करेंगे उनको समझ आ जाता है कि भाई स्टॉक मार्केट में घुसने का ये तरीका नहीं है, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनिए। वो एजुकेट हो जाता है, 4 लोगों से पूछता है। हम एक इन्वेस्टर को या एक F&O प्लेयर को इतना ज्यादा नाइव या इतना ज्यादा इमैच्योर ना समझे। वो आके चखना चाहता है, उसको कहीं से पता लगता है कि यहां बहुत जल्दी पैसा बनाया जाता है। तो इसीलिए टैक्स के ऊपर ये लोग सोच रहे हैं कि हम जब ये डिसइंसेंटिवाइज कर देंगे कि भाई F&O पे ज्यादा टैक्स लगेगा या उसको हम ऐसे नहीं वैसे मांगेंगे, तो लोग जब F&O में आएंगे तो सोचेंगे भैया तो इस पे तो टैक्स भी ज्यादा लगता है, तो एक और ऊपर से लॉस का भी खतरा है। ये इस माइंडसेट से वो आ रहे हैं। पर मुझे लगता है कि लोगों को इतनी प्रैग्मेटिक थिंकिंग अपनी है, उनके आसपास एडवाइजर्स होते हैं, इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उनके यार दोस्त बताते हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि वो एक छोटा बच्चा है, वो बिना तैरना उसको आता नहीं है, वो स्विमिंग पूल में छलांग लगा देगा। मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। ऐसे इस तरीके से हमें इमैच्योरिटी इन्वेस्टर्स की नहीं सोचनी चाहिए। F&O को आप जबरदस्ती रोकना चाहते हैं। F&O मुझे एक ऐसी चीज है कि अगर लॉस होता है तो उसको खुद ब खुद थोड़े टाइम में समझ आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि आदमी, बहुत कम परसेंटेज लोग होते हैं विपिन जो कि उधार लेके F&O में लगा रहे हैं या वो सट्टेबाजी में लगा रहे हैं। इतना इसको बिल्कुल सट्टेबाजी की तरह नहीं समझना चाहिए, इसको डिस्करेज नहीं करना चाहिए। लोगों को खुद मैच्योर हो जाना चाहिए कि कब वहां पर उनको रोक लगानी है। तो टैक्स एक तरीका हो सकता है, पर मुझे लगता है इस पर छेड़ाखानी करने से मार्केट में एक बड़ा करेक्शन आ सकता है। हमारी मार्केट एक इकोनॉमी का इंडिकेटर है, उसको आर्टिफिशियली इस तरीके से लॉ बना के आप अगर चेक करेंगे तो मार्केट उस पर रिएक्ट कर सकता है। जरूरत क्या है? जरूरत है मार्केट में कैपिटल गेन्स पे क्लैरिफिकेशन देने की। आपके शेयर्स पे 1 साल में लॉन्ग टर्म होता है, प्रॉपर्टी में 2 साल में लॉन्ग टर्म होता है, डेट में और गोल्ड में 3 साल में लॉन्ग टर्म होता है। यहां लोग कंफ्यूज होते हैं। तो मुझे लगता है कि आप कैपिटल गेन को सिंप्लीफाई करें, ना कि एक टैक्स को टूल बनाया जाए मार्केट को करेक्ट करने का या मार्केट को नीचे जाने का, या कुछ डीमैट अकाउंट के लोग हट जाएं यहां से। मुझे लगता है ये हटाने की प्रक्रिया ये ठीक नहीं लगती है। मार्केट को नेचुरली इवॉल्व होना चाहिए, इन्वेस्टर्स को नेचुरली इवॉल्व होना चाहिए। ट्रेडर्स, बहुत सारे ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स में बदल चुके हैं। अगर इन्वेस्टर ट्रेडर में बदल जाता है तो ट्रेडर भी इन्वेस्टर में बदल जाता है विपिन। ये भी बहुत बहुत इंटरेस्टिंग डेटा होगा इसको एनालाइज करना। तो मुझे लगता है कि सरकार को रैशनलाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन की तरफ बढ़ना चाहिए। और मिडिल क्लास को राहत की मैं रीआइट्रेट करना चाहूंगा। मिडिल क्लास को राहत बहुत जरूरी बन गई है, पॉलिटिकल रीजन से भी अब ये जरूरी बन चुका है। मैं समझता हूं हाल के इलेक्शन रिजल्ट से सरकार ने बहुत कुछ सीखा होगा और मिडिल क्लास उसमें बहुत बड़ा उसका हिस्सा है जो आपको रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। राइट तो उस मिडिल क्लास के लिए हम और बातें अभी करेंगे, लेकिन अजीज साहब, यही वाली चीज़ जो रैशनलाइजेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स कह रहे हैं कि सबका अलग अलग पीरियड है, प्रॉपर्टी में अलग, गोल्ड में अलग, इक्विटी में अलग। चर्चा ये है कि जो 3 साल वाला प्रॉपर्टी है, इक्विटी में भी वो उल्टा मतलब बढ़ा दिया जाएगा। अभी तो 1 साल के ऊपर वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म होता है। तो अगर ऐसा होता, पहली बात तो आपको क्या लग रहा है, किस तरह से अगर इसको रैशनलाइज करेंगे तो किस दिशा में करेंगे? और अगर मान लीजिए इस दिशा में करते हैं कि इक्विटी को भी उठा के प्रॉपर्टी जैसा आगे ले जाते हैं, तो उसके इम्पैक्ट्स क्या आएंगे? देखिए, मेरे हिसाब से पहले जो सर ने कहा, ये इसकी सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें एसटीटी, नॉन एसटीटी के टैक्स रेट्स अलग हैं। ओके, पीरियड तो अलग है, डिफरेंट एसेट्स के अलग हैं, एसटीटी के अलग हैं और नॉन एसटीटी के अलग हैं। और अब डेट में तो ऐसा भी हो गया कि कभी वो लॉन्ग टर्म नहीं होगा। सेक्शन 50A भी इंक्लूड हो गया, जिसमें अब पहले तो 3 साल में डेट भी लॉन्ग टर्म हो जाता था, बट अब डेट फंड्स तो 25 साल भी होल्ड कर लो, वो लॉन्ग टर्म होने से राइट, वो शॉर्ट टर्म ही रहेंगे सेक्शन 50A के तहत। ओके, जो लास्ट ईयर फरवरी में इंक्लूड हुआ था। तो इसमें सिंप्लीफिकेशन की गुंजाइश है। अगर इक्विटी को लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन को 1 से 3 इयर्स किया जाए
तो मेरे हिसाब से इस पे इसका कोई इंपैक्ट ज्यादा होगा नहीं। ओके, राइट, ये एक्चुअली एक राइट डायरेक्शन में होगा। राइट, एंड हमारी ये उम्मीद है कि ये सिंप्लीफाई होगा, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन की थीम रखी गई है। देखिए, आप कॉर्पोरेट टैक्स सिंप्लीफाई हुआ, डायरेक्ट टैक्स कोड सिंप्लीफाई हुआ, नई मेथड के साथ आप कुछ भी डिडक्शन ना लें और सीधे आप टैक्स पे कर दें। तो कैपिटल गेन टैक्स हमारा सबसे कॉम्प्लेक्स है इन द टॉप 10 इकोनॉमीज। तो अगर सिंप्लीफिकेशन की थीम चली आई है सेम एनडीए गवर्नमेंट की, तो शायद ये बजट में ना हो, बट कैपिटल गेन टैक्स की सिंप्लीफिकेशन इज डेफिनेटली ऑन द कार्ड्स इन द नेक्स्ट कपल ऑफ बजट्स फॉर श्योर। एंड आई थिंक वो लॉन्ग टर्म को अगर बढ़ाएंगे तो उसमें मार्केट की स्टेबिलिटी आएगी। देखिए, अब म्यूचुअल फंड्स के पहले 1 साल के एग्जिट लोड होते थे इक्विटी म्यूचुअल फंड में जी। अब काफी सारे स्कीम्स हैं जिसमें 15 दिन की एग्जिट लोड है। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी किसी को बंदी बना नहीं रही है, और टैक्सेशन भी काफी अच्छा है कि अगर समझो कि 15% की शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो, तो इंसान के अगर 15% बन गए हैं 3 महीने में, तो वो भी कह रहा है 15% की टैक्स दे दूंगा, 2.25% टैक्स दे दूंगा, एग्जिट लोड भी फ्री है, मैं निकाल लेता हूं। तो ये जो ट्रेडिंग माइंडसेट ऑन अ म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म की अब रिस्क नहीं है, बट आई एम सेइंग इट मेक्स मोर सेंस कि वो लॉन्ग टर्म हो जाए तो इंपैक्ट नहीं होगा, इनफैक्ट ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को। एंड आई थिंक डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने ही मार्केट को संभाला हुआ है। राइट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स नेट प्रैक्टिकली जीरो हैं इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, बजट के बाद मतलब इलेक्शन के बाद खरीदने के बावजूद। तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास आज 1.25 लाख करोड़ की लिक्विडिटी पड़ी हुई है। तो वो इंजन को और स्टेबल बनाना ताकि मार्केट्स एक आत्मनिर्भर हो जाए, आई थिंक विल बी अ ग्रेट थिंग। चलिए ठीक है, कल नजर रहेगी इस पे कि क्या करती है वित्त मंत्री। चलिए हम यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार वो जो कॉमन मैन के लिए हम बात कर रहे थे और शायद टैक्स स्लैब में कोई बदलाव होता हुआ नजर आए, क्या हो सकता है पॉसिबल बदलाव? क्या ओल्ड स्कीम में भी कुछ शानदार रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं? क्या कुछ शरद जी से वो भी सब जानेंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं मिडिल क्लास की क्या है बजट से आस, और काफ़ी सारी बातें हमने ब्रेक से पहले की, खास तौर पे थोड़ा मार्केट को लेकर, इक्विटी मार्केट को लेकर, और एफएनओ जिसकी चर्चा काफ़ी ज़्यादा है कि क्या उस पर किसी तरह का कोई टैक्सेशन आ सकता है। इंटरेस्टिंग है ये चर्चा, लेकिन अब थोड़ा सा और वृहद करते हैं इस बात को जो शुरू में भी उठाई। शरद जी और फिरोज जी दोनों हमारे साथ बने हुए। तो शरद जी, जो बात हो रही है कि एक टैक्स पेयर को थोड़ा तोहफा मिल सकता है, टैक्स स्लैब में बदलाव हो सकते हैं, तो क्या उम्मीद की जाए? किस तरह के बदलाव होंगे? थोड़ा लॉलीपॉप टाइप का होगा या वाकई कोई राहत आएगी? जो आपने कहा कि इंडस्ट्री के भी लोग गए मिले, कहा कि इनके हाथ में थोड़ा पैसा ज़्यादा दो, और पुरानी रिजीम को खास तौर पे क्या कोई तोहफा मिल सकता है? बिल्कुल विपिन, देखिए पुरानी रिजीम इतनी पुरानी भी नहीं है, और अगर वाकई पुरानी होती तो क्यों चल रही होती। पर अगर आप पुरानी रिजीम को चला रहे हैं तो मुझे लगता है कि उस रिजीम के साथ थोड़ा सौतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए, क्योंकि 75% लोग आज भी, जैसा कि मैंने कहा, आज भी पुरानी रिजीम में बने हुए हैं जी। तो एक पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जो मिडिल क्लास, हम जो डेफिनेशन होती है मिडिल क्लास की, आप डेफिनेशन बाय डेफिनेशन मिडिल क्लास, अब जितनी महंगाई बढ़ी है और जिस हिसाब से लोगों की इनकम बढ़ी है, जिसका सरकार क्लेम भी करती है, तो मुझे लगता है मिडिल क्लास अब वो 8-10 लाख रुपए वाली मिडिल क्लास नहीं है। मिडिल क्लास अब आप 15-20 लाख तक उसको थोड़ा शिफ्ट करने की जरूरत है। जहां ही आप शिफ्ट करते हैं तो उन लोगों को राहत की फिर उम्मीद बन जाती है कि हमें कुछ ना कुछ इसमें राहत मिलनी चाहिए। बेसिक स्लैब्स आप बेशक मत छेड़िए। अब आप अगर वित्त मंत्री महोदया से सवाल करेंगे तो वो ये कहती है कि साहब 7 न्यू रेजिम में तो 7.25-7 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं आता है। पर प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि मिडिल क्लास का जो इनकम ब्रैकेट है वो शिफ्ट हो चुका है, तो अब आप 7-7.25 लाख रुपए वाले के ऊपर टैक्स नहीं आता है, वो इतना फर्क नहीं पड़ता है। या ओल्ड रेजिम में 5 लाख रुपए तक पे टैक्स नहीं आता है, उससे इतना फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो लोग तो कुछ तो रिटर्न ही नहीं फाइल करते हैं। दिक्कत आती है जहां आपकी इनकम 15-20 लाख रुपए के बीच में आती है, वहां पर ऑल ऑफ अ सडन टैक्स का इंसिडेंस बहुत बढ़ जाता है। कहां 7.25 लाख तक बिल्कुल टैक्स नहीं है, जैसे ही आप 7.25 क्रॉस करते हैं एकदम से बहुत सारा टैक्स आ जाता है। मुझे लग रहा है ये जो एनॉमली है, इसकी राहत की सबसे ज्यादा इस समय जरूरत है, और वही मिडिल क्लास, जो टैक्स पेइंग मिडिल क्लास है इस समय सबसे बड़ी वही मिडिल क्लास है। तो बेसिक स्लैब में चेंज किया जा सकता है। सेक्शन 87A जिसके अंतर्गत आपको 3 लाख, मैं न्यू रेजिम की बात कर रहा हूं, 3 लाख और 7 लाख के बीच में रिलीफ मिलता है, उसको मुझे लग रहा है और ऊपर शिफ्ट करने की जरूरत है। और जो हाईएस्ट स्लैब है, यहां मैं मिडिल क्लास से थोड़ा हट के भी बात करूंगा विपिन, जो हाईएस्ट स्लैब है जहां पर 40% तक टैक्स लगता है। हालांकि ये फिर प्रश्न उठता है कि हम उन्हीं लोगों को बार बार मिल्क करते जाते हैं
जिन लोगों के ऊपर पहले ही टैक्स ज्यादा लग रहा है, पर अब क्या करें क्योंकि बाकी टैक्स का दायरा इतना ही कम है, टैक्स पेइंग जो पॉपुलेशन है वही इतनी कम है, तो जिनसे बनता है उन्हीं से फिर बार बार मांगा जाता है। मुझे लग रहा है इसकी जगह बहुत अच्छी एक सलाह आई कि जो लोग टैक्स नहीं पे करते हैं, मतलब जो लोग, ये 2 करोड़ लोग से कम लोग टैक्स पे करते हैं और 8 करोड़ 18 रिटर्न फाइल करते हैं, तो अगर इन लोगों से थोड़ा सा 500,000 रुपए अगर आप टैक्स ले लेते हैं, वो बहुत कम अमाउंट है, वो जमा कर देते हैं, तो उससे क्या होगा, आप टैक्स कलेक्शन आपकी बढ़ेगी और बाकी लोगों के ऊपर जो लोड पड़ता है वो लोड कम हो जाएगा। तो इसी वजह से मिडिल क्लास ये सोच रही है कि किसी तरह हमें कुछ ना कुछ राहत मिले। एटीसी की मैंने बात करी, 1.5 लाख पे ठहरा हुआ है। मेडिकल एक्सपेंसेस जो कि जिंदगी की अहम जरूरत है, एटीडी वहां 25,000 रुपए तक, अब 25,000 वो भी बहुत पुराना हो चुका। आज आप एक हॉस्पिटल जाइए, आपका 1-1.5 लाख रुपए वैसे ही खर्च हो जाता है, और जिसके पास इंश्योरेंस नहीं है विपिन, उसकी जेब से बहुत बड़ा पैसा चला जाता है और इसके लिए वो तैयार भी नहीं होता है। मुझे लगता है एटीडी अगर आप टैक्स के माध्यम से एक सोशल सिक्योरिटी नेट खड़ा कर रहे हैं कि आप उसको कुछ ना कुछ राहत मिल रही है, तो इसमें कोई हर्ज मुझे नहीं आता। ओवरऑल 19-20 लाख करोड़ की डायरेक्ट टैक्स की कलेक्शन है विपिन, मैं मैक्रो लेवल पे बात कर रहा हूं। अगर उसमें से 10-20-30 हजार रुपए इधर उधर हो जाती है और मिडिल क्लास को बेनिफिट मिल जाता है, मुझे इसमें कोई हर्ज नहीं नजर आता। और आप मतलब हम इसको पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो मुझे लगता है आने वाले जो स्टेट के इलेक्शंस हैं वहां वोट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत फायदा हो सकता है सरकार को, और शायद पता नहीं जो कमजोर रिजल्ट्स आए उसके पीछे मिडिल क्लास काफी हद तक मैं समझता हूं जिम्मेवार हो सकती है कि वो पूरी तरह से खुश नहीं है विपिन। मैं पॉलिटिकल बात कर रहा हूं। बिल्कुल, थोड़ी महंगाई का भी इशू है, रोजगार का भी इशू है, तो ये भी सब सरकार के ध्यान में होगा, वित्त मंत्री जी के ध्यान में होगा। एट लास्ट क्विकली फिरोज, एक चीज है कि अभी आरबीआई गवर्नर ने ये भी चिंता जताई थी कि बैंक्स के डिपॉजिट काफी कम हो रहे हैं, तो अब बैंक्स के डिपॉजिट कैसे बढ़ें, तो क्या उसके लिए किसान विकास पत्र, एनएससी, क्योंकि बैंक्स का सीधा कंपटीशन वहां आ जाता है, वहां पर वो कुछ अनाउंसमेंट हो सकती है क्या कि यहाँ पर थोड़ा आपको इंसेंटिव ज़्यादा मिलेगा तो बैंक्स भी फिर अपना इंटरेस्ट रेट ऊपर बढ़ाएं ताकि लोग बैंक में पैसा रखें, ऐसी कोई चीज़ होती हुई आपको लगती है? देखिए, मेरे हिसाब से तो बैंक की ये उम्मीद ही नाजायज़ है क्योंकि क्या होता है, बैंक करती क्या है, बैंक के कासा पड़े होते हैं, वो इंश्योरेंस बेच देते हैं 40-50% की इनकम के चक्कर में। तो आप अपने पहले बैंक अकाउंट खाली करते हो, उसको डिपॉजिट में डालते नहीं हो, और आप कहते हो कि मैं इंश्योरेंस 10 लाख का ले लूंगा, इससे 3 लाख का ले लूंगा, 1.5 लाख की कमीशन मिल जाएगी। आईआरडीए ने जो लिमिट थी कमीशन की वो भी हटा दी। सो बेसिकली फी बेस्ड प्रोडक्ट की वजह से आपकी डिपॉजिट्स के बदले आप फी बेस्ड प्रोडक्ट्स अपफ्रंट इनकम करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, आप देखें अब म्यूचुअल फंड से भी काफी लॉबिंग चलती है बैंकिंग इंडस्ट्री की। लास्ट टाइम सेक्शन 50A भी बैंकिंग ने डेफिनेटली लॉबी की होगी कि भाई म्यूचुअल फंड्स में इंडेक्सेशन मिलता है, डिपॉजिट्स में नहीं मिलता है। बट हैं 60 लाख इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड में डेट के, और आप डिपॉजिट्स देखें, डिपॉजिट्स अगर हम 426 लाख करोड़ की फाइनेंशियल एसेट्स हैं इंडियन हाउस होल्ड सेविंग्स की, उसमें से ऑलमोस्ट 34% डिपॉजिट्स हैं। ओके, राइट, पूरी फाइनेंशियल एसेट्स में 34-35% इज बैंक डिपॉजिट्स। अब आप अगर उसको बढ़ाना चाहते हैं तो इट्स नॉट अबाउट आप कैसे किसान विकास पत्रिका के ब्याज कम करें। आई थिंक इंडियन हाउस होल्ड ने इंडिया की फिस्कल डेफिसिट को इतने सालों से फंड किया है। आई डोंट थिंक उनकी रिटर्न कम करके आप डिपॉजिट, नहीं, मैं रिटर्न उन पे बढ़ाने की बात कर रहा हूं कि वो अगर वहां रिटर्न बढ़ाएंगे तो शायद बैंक्स को भी मजबूर होना पड़ेगा कि वो अपना डिपॉजिट रेट बढ़ाएं और फिर शायद पैसा आएगा उनके पास। ये इससे तो मैं बड़ा सहमत हूं। यही मैं पूछ रहा था, और क्योंकि वो आरबीआई गवर्नर ये भी कह रहे हैं कि भाई लोग यहाँ नहीं डाल रहे, म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हैं, तो लोगों को जहाँ फायदा होगा वहां डालेंगे। खैर एनीवेज, तो चलिए, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी उम्मीदें हैं कल के इस बजट से। फिरोज जी ने, कोहली जी ने, दोनों ने कहा कि कुछ एक बड़ा हो सकता है, वहां पर लोगों की उम्मीदों पे खरा उतर सकता है, खासतौर पे मिडिल क्लास जो हमने बात की, कितने टैक्स पेयर्स हैं, कितने सिर्फ रिटर्न फाइलर्स हैं और क्या उम्मीद वो करते हैं। तो लेट्स सी, ज़्यादा वक्त बचा नहीं है। शरद जी, फिरोज जी, कल भी आपसे मुलाकात होनी है, तो कल एक बार देखते हैं कि कितनी उम्मीदों पर, जैसा आपने कहा हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, तो उसमें से चंद भी पूरी हो जाती हैं तो शायद सबको खुशी मिलेगी। फिलहाल के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।